हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बूस्ट अप स्मार्ट प्रिपरेशन। आज के इस सेशन में हम वो बातें करेंगे जो एग्जाम के बाद लोग बातें करते हैं और काश वर्ड का यूज करते हैं कि काश उस पर्टिकुलर टाइम में हमको ये सारी बातें पता होती तो हमारा पेपर और अच्छा बन सकता था। जो काश वाली बातें होती है वो समय रहते अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छा होता है और उसी पे हमारा फोकस रहेगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे छत्तीसगढ़ जुडिशरी का, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। प्लस ऐसे स्टूडेंट जिनका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है वो भी ये वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनको स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंस ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो जान चुके हैं 2-3 बार पेपर देके कि काश कुछ ऐसी चीजों को वो बदलते तो उनका परिणाम कुछ और होता, शायद उनका सिलेक्शन पहले हो जाता। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा सेशन होने वाला है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत फायदा होगा। आइए आज का एजेंडा देखते हैं कि कैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम वीक पर डिस्कशन करेंगे। जी हां, हमें यह बात ऑलरेडी पता है कि 21 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है। इस दिन से एक हफ्ते पहले आपका क्या रिचुअल होना चाहिए, अगर उसकी क्लैरिटी आपको आज ही मिल जाए तो आप बाकी टाइम टेबल आपका उस हिसाब से सेट कर सकते हो। और यहां पे लास्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपके 3 या 5 नंबर को प्लस या माइनस कर सकता है और आपको पता है एक एक मार्क्स यहां पे कितना इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट वीक की प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको हम सबसे पहले करेंगे। फर्दर हम पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मेजर, माइनर, लोकल लॉ और जनरल नॉलेज, और हर पार्ट की क्या स्ट्रेटेजी होगी उसको जानेंगे। जिसके बाद कुछ ऐसी स्टडी हैक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी पढ़ाई का आउटपुट ज्यादा से ज्यादा निकले, और जो समय बर्बाद हो जाता है लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता, पूरा दिन निकल जाता है, फिर भी कुछ चैप्टर्स ही बस कंप्लीट हो पाते हैं, बहुत मेजर पोर्शन आप अपनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है और कैसे उस चीज को हम एनहांस कर सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। बिलीव मी, ये बातों को अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो ये जो आपका 15-20 मिनट का जो भी टाइम होने वाला है वो पूरा वसूल हो जाएगा और आप इतना ज्यादा टाइम सेव कर पाओगे, प्लस एफिशिएंसी बढ़ा लोगे, जिससे आपकी रियल एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प होगी। फर्दर हम छत्तीसगढ़ जुडिशरी के मॉक टेस्ट और ओएमआर बेस्ड गाइडेंस और रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे, और लास्ट में एक सरप्राइज रखा है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आइए एग्जामिनेशन वीक की प्लानिंग के बारे में समझते हैं। 21 सितंबर, इस दिन आपका एक्चुअल एग्जाम होने वाला है, आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। तो इससे एक हफ्ते पहले आपको कैसे जिंदगी को जीना है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 और 13, हम 8 दिन की प्लानिंग करेंगे। ये जो लास्ट के 3 दिन है, इस दिन आपको कुछ भी नया पढ़ने का ट्राई नहीं करना है, सिर्फ एमसीक्यू, और एमसीक्यू को भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है, सिर्फ आंखों के नीचे से एमसीक्यूज को स्कैन करते जाना है कि आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो स्टोर होते जाए, और जब एक्चुअल 21 सितंबर का दिन आए और वैसा कुछ आपको दिखे तो तुरंत क्लिक को कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है और उसका नंबर आपको मिल जाए। ओके, तो इस दिन कोई भी नया एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है, कोई भी नई टेस्ट नहीं देना है और कोई भी प्रकार का लोड दिमाग पर नहीं रखना है, सिर्फ एमसीक्यू को रीड करते जाना है, स्कैन करते जाना है, और जो सेक्शन की हेडिंग है, इंडेक्स है, उसको आप देख सकते हो, सेक्शन इंडेक्स। ओके, अब 17 और 16 को आप क्या करोगे?
17 और 16 को कुछ माइनर और कुछ लोकल लॉस के छोटे छोटे जो बेयर एक्ट है उसकी बेयर एक्ट की रीडिंग करना है। यहां पे आपको एमसीक्यू नहीं करना है, सिर्फ बेयर एक्ट के हर एक लाइन को पढ़ना है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके सारे सेक्शंस को बेयर एक्ट के आपको रीड करते जाना है। हार्डली ये सारे सेक्शंस को कवर करने में आपको 10 घंटे लगेंगे। फर्दर जो रेंट कंट्रोल एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है और कोर्ट फीस है, इसमें आपको 15 घंटे लगेंगे। तो 25 घंटे अगर आप इसमें निकालते हो 2 दिन में, तो आपके बेयर एक्ट की लाइन बाय लाइन वाइज ये 7 एक्ट आप कवर कर सकते हो, क्योंकि इससे सिंपल बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको बेयर एक्ट की एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म मेमोरी में हेल्प करेगा। फर्दर जो आखिरी के 3 दिन है, ये समय आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है और मेन फोकस एमसीक्यू पर ही रखना है। 3 दिन में 3000 एमसीक्यू मिनिमम सॉल्व करने की कोशिश करना। जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है उसको पहले ही इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आइडेंटिफाई कर लो और आज से 12 तारीख तक, मतलब आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस तारीख से 12 सितंबर, इस डेट को इस तरीके से आपको जीना है जिससे वो 3000 एमसीक्यूज आप निकाल पाओ, जिसका आपको एक बार और रिवीजन करना है। और ये 3000 ऑलरेडी सीन एमसीक्यू होना चाहिए, मतलब एक बार आपके सॉल्व हो गए हो वैसे एमसीक्यूज निकालना। आज से आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को जो 3000 एमसीक्यूज देखूंगा या देखूंगी उससे मेरे पूरे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए, सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। वो 3000 3500 एमसीक्यूज आपको निकाल लेना है और एग्जामिनेशन से पहले उसको जरूर देखना है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आप इसे आपके हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियली ये बहुत अच्छा प्लान है। आइए, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के सिलेबस को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं और हर एक पार्ट की क्या रेलेवेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको समझते हैं। हर पार्ट एक अलग चीज को डिमांड करता है। अगर हम वो चीज समझ पाते हैं और उस तरीके से स्मार्ट वर्क करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। मेजर लॉस, आखिर मेजर लॉ की क्या डिमांड है? पहले तो मेजर लॉ में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस, बीएनएसएस, सीपीसी और बीएसए। भले ही बीएसए छोटा एक्ट है लेकिन फिर भी उसे मेजर की कैटेगरी में हम रखेंगे। ये 5 एक्ट एमसीक्यू फोकस्ड डिमांड करते हैं। यहां पे जो आपका मेन फोकस होगा वो होगा एमसीक्यूज सॉल्व करना। अगर आपके पास आज समय है और आप देखना चाहते हो एक बार फिर से ये सारे एक्ट के बेयर एक्ट को, तो आप देख सकते हो। एक बार जब आप अच्छे से ये बेयर एक्ट देख लोगे उसके बाद फिर से बेयर एक्ट देखने की कोशिश मत करना और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही आपका अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करोगे डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड बुक से, तो क्या होगा, कोई पर्टिकुलर सेक्शन में आपका डाउट आएगा या कोई प्रोविजन आपको याद ही नहीं आएगा या कोई पर्टिकुलर एमसीक्यू आपसे नहीं बनेगा। तो उस सिचुएशन में आपको फिर से बेयर एक्ट में जाना है और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। इसका फायदा यह होगा कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो ऑलरेडी आपसे बन रहे हैं उस पे अननेसेसरी आप टाइम बर्बाद नहीं करोगे और ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपको नहीं बन रहे हैं, जिसके क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, उस पे आप टाइम प्रॉपर इन्वेस्ट कर पाओगे। तो आपका टाइम भी सही से यूटिलाइज होगा, आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। तो
मेजर लॉस के लिए आपको एमसीक्यूज बेस्ड अप्रोच रखना है। अगर आपके पास टाइम है और आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो तो एक बार आप बेयर एक्ट देखिए, और टाइम नहीं है तो ये बड़े वाले बेयर एक्ट को स्किप कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए और देखिए कि अगर आपसे 70% क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। अगर आपसे 50% भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, इसका मतलब आपको बेयर एक्ट देखना चाहिए। और अगर आपसे 70% क्वेश्चन बन रहे, 30% नहीं बन रहे, तो इसका बहुत अच्छा ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि आप एमसीक्यू पे स्टिक कीजिए और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट में जाइए, उसको अच्छे से पढ़िए, उससे रिलेटेड जो भी यूट्यूब में अवेलेबल वीडियो है उसको देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और फिर एमसीक्यू की रेस में आगे बढ़िए। माइनर लॉज में कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उसकी क्या डिमांड है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसको समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये 5 सब्जेक्ट्स को हमने छत्तीसगढ़ जुडिशरी के पर्पस के लिए अलग कैटेगराइज किया है और माइनर लॉज का नाम दिया है। यहां पे जनरली अप्रोच क्या होनी चाहिए, बेयर एक्ट बेस्ड। क्यों? क्योंकि माइनर लॉस के बेयर एक्ट को कवर करने में समय कम लगता है और बेयर एक्ट यहां पे किया जा सकता है। इस वजह से हम बेयर एक्ट भी करेंगे और एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। फर्दर छत्तीसगढ़ जुडिशरी का यह ट्रेंड है टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यहां पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो कि बेयर एक्ट के बाहर से क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा आते हैं। तो ये कैसे कवर होंगे, एमसीक्यूज से। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए के लिए एमसीक्यू पे फोकस करना है एंड एसआरए, लिमिटेशन, नेगोशिएबल के लिए आपको बेयर एक्ट पे फोकस करना है। देखिए आपका टाइम सही तरीके से मैनेज होना चाहिए। हमने मेजर लॉज में एमसीक्यू पे इसलिए फोकस किया क्योंकि वहां पे पॉसिबल नहीं है बेयर एक्ट को बार बार रिवाइज करना, क्योंकि एक एक बेयर एक्ट आपका 2-2 दिन मिनिमम ले सकता है। इस वजह से हम वहां पे रेस्ट्रिक्ट करें एमसीक्यू पे। लेकिन माइनर लॉज है या लोकल लॉज है, यहां पे हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप टीपीए भी देखोगे तो हार्डली आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे पूरे बेयर एक्ट को खत्म करने में और 6 से 7 घंटे में आप उसके एमसीक्यूज को डिटेल में सॉल्व कर लोगे। तो एक दिन में आपका टीपीए खत्म होता है, एक दिन के अंदर लिमिटेशन एसआरए खत्म होता है, एक दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है और एनआई और रजिस्ट्रेशन को आप मिला के एक दिन में खत्म कर सकते हो। आपका अप्रोच होना चाहिए कि आपका टाइम बचे और मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम कवरेज आप कर पाओ। फर्दर यहां पे जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो गलती करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में और लोकल लॉज में एक ले लेता हूं मैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये 2 ऐसे एक्ट है जिसके सेक्शन नंबर को स्टूडेंट याद नहीं करके जाते और प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से यह बात पता चल रही है कि ये दोनों एक्ट से सेक्शन नंबर, सेक्शन की रेंज, चैप्टर का नाम, ये सारी चीजें बहुत पूछी जाने लगी है। तो आपको ये गलती नहीं करना है और ये दोनों एक्ट के पूरे इंडेक्स को रट लेना है। ऐसा एक भी सेक्शन नंबर नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं याद आ रहा है। आई रिपीट, ये 2 एक्ट बहुत 15 में से सिर्फ ये 2 एक्ट के बारे में मैं ऐसी बात कर रहा हूं तो आप सोच सकते हैं ये 2 एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। फर्दर अब हम लोकल लॉज में आते हैं और लोकल लॉज में रजिस्ट्रेशन, एक्साइज, कोर्ट फीस, रेंट कंट्रोल एक्ट और सीजीएलआरसी आता है। सीजीएलआरसी को फॉर टाइम बिंग हम अलग करते हैं। बाकी ये चारों एक्ट जितने बेयर एक्ट के प्रोविजन है और जो इंडेक्स है उस पे आपको फोकस करना है। बेयर एक्ट प्लस इंडेक्स और सीजीएलआरसी में जो अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज प्लस इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर प्लस जो चेंजेस है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कंसोलिडेशन से रिलेटेड
और 250 में जो पेनल्टीज वगैरह है वो सारी चीजों को आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। फर्दर जो ई नामांतरण वगैरह से रिलेटेड बातें हैं वो भी आपको छत्तीसगढ़ लैंड रिवेन्यू कोड से संबंधित डिटेल में पता होनी चाहिए। आई होप लोकल लॉज, मेजर लॉज और माइनर लॉज सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम लास्टली जनरल नॉलेज को, जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आज से आपके पास कितना दिन है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 35 डेज है। तो अब हर दिन आप 10 पेज नोट्स बना सकते हो जीके का। 2-2.5 घंटे में वन लाइनर अगर आप पढ़ते हो तो 10 पेज बना लोगे या 5 पेज बना लोगे, जो भी आपकी कैपेसिटी है उतने वन लाइनर नोट्स बनाना है। बहुत सटीक उपाय बता रहा हूं। टॉपिक वाइज ब्लैंक पेपर जो आता है प्रिंटिंग वाला वो खरीद लो और उसमें बीच में पेज का पार्टीशन करो, लाइन खींचो और छोटे छोटे वन लाइनर नोट्स बनाओ। एक दिन में 5 पेज भी बनाते हो तो 30 दिन में ऐसे 150 पेज के वन लाइनर्स हो जाएंगे। और हर एक पेज में आपके 10 पॉइंट भी होते हैं तो मिनिमम 1500 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज का रेलेवेंट पोर्शन आपको याद होगा और कंठस्थ याद होगा। तो आपको यहाँ पे क्वालिटी काम करना है, सब कुछ कवर करने पे फोकस नहीं करना है। सिर्फ कैटेगरी ए सिलेबस, ऐसा सिलेबस जो छत्तीसगढ़ के प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार पूछा गया हो और छत्तीसगढ़ का पसंदीदा टॉपिक हो, उसको देखना है और उसके वन लाइनर सॉल्व करना है, बनाना है। चाहे आप कोई बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक की हेडिंग लिखिए और उससे रिलेटेड जो जो वन लाइनर है उसको वहां पे लिखिए। फर्दर अगर कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, कहीं पे भी कोई टेस्ट दे रहे हो तो वहां पे कोई अच्छा क्वेश्चन लग रहा है उसका नोट बना लिए। अब ये जो 1500-2000 पॉइंट्स रहेंगे उसमें से बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर 20-25 नंबर का जीके पूछता है तो 15-20 क्वेश्चन आपके बन जाए। मतलब अगर आपने शिद्दत से स्मार्ट वर्क किया है और वन लाइनर बनाए हैं तो इट इज हाईली प्रोबेबल कि आप 70% क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें को कवर नहीं करना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। मतलब आप इस पोजीशन में होना चाहिए कि कोई स्टूडेंट अगर इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको अगर सॉल्व कर पा रहा है तो वो आपके सॉल्व हो जाए। और टफ की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये जीके है। आई होप ये सारी स्ट्रेटेजी आपको क्लियर है। अब हम कुछ ऐसी चीज जानने वाले हैं जिससे आज से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है और अगर आप इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना सीख गए तो जितने बचे हुए दिन हैं उसमें जो कमाल की प्रोडक्टिविटी आपकी आएगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्विकली हम शुरू करते। बैचिंग ऑफ टास्क का मतलब होता है एक जैसे टास्क को एक साथ कंप्लीट करना और उसको कंप्लीट किए बिना नहीं उठना। मतलब अगर आप इस तरीके से टारगेट बनाते हो कि सुबह मैं बीएनएस पढ़ूंगा, रात में बीएसए पढ़ूंगा, फिर जीके पढ़ूंगा, फिर बीएनएस के एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगा, तो ये टारगेट अपने आप में गलत है, क्योंकि इसमें आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जब वो एक टास्क के अकस्टम होगा तो आप टास्क चेंज कर दोगे, तो आपके दिमाग को अलग अलग टास्क में स्विच करना पड़ेगा, जिसके कारण आपका दिमाग चीजों को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। आपको ये गलती नहीं करना है। आपको एक पर्टिकुलर चीज को हाथ में लेना है और उसको पूरा कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि आज आपको बीएनएस पढ़ना है, तो सुबह 6 बजे से रात में 12 बजे तक आपको सिर्फ बीएनएस पढ़ना है और उसको खत्म करके उठना है। मतलब हाँ, मैंने 12-15 घंटे बीएनएस पढ़ा और उस बेयर एक्ट को पूरा कंप्लीट किया। नेक्स्ट डे बीएनएस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 2 दिन में बीएनएस खत्म। अब आपको हाथ में एक चीज दिखेगी कि 15 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको इसी तरीके से मल्टीटास्किंग पे फोकस नहीं करना है।
एक टारगेट लेना है, उसको पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप ये करना सीख गए तो आपकी आउटपुट, आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, फोकस का मतलब होता है वर्क विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ये फ्रेज को याद रखना, वर्क विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अनलेस आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको बार बार उठना पड़ रहा है, आप कोई जॉब में हो या आप कोई मदर हो, बच्चे का ध्यान रखना पड़ रहा है, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो और आप फोकस से नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आप खुद के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। अगर आपको टाइम अलाउ करता है एक साथ 2 घंटा बैठ के पढ़ना, तो 2 घंटा एक साथ बैठ के पढ़ना है। उस 2 घंटे में आपकी चीजों, आपकी लाइफ में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये 2 घंटे में क्या पढ़ना है। उस 2 घंटे के बीच में मोबाइल आपके ज्योग्राफिकल एरिया, जो आपका हाथ का डिस्टेंस है, उससे दूर रहेगा। एक अलग जगह मोबाइल को रख दो, पानी की बोतल लेके बैठो, वॉशरूम वगैरह जाना है तो पहले जाओ, कुछ भी हो जाए उस 2 घंटे में उठना नहीं है। और जो भी आपको सब्जेक्ट की बुक लगती है वो सब टेबल पे ऑलरेडी लेके बैठो। कोई भी चीज में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पूरा फोकस आपका एक ही जगह होना चाहिए और एक ही टारगेट पे होने चाहिए। वो टारगेट भी आपको पता होना चाहिए कि इस 2 घंटे में यहां से यहां तक की चीजें कवर हो सकती है और मैं उतना कवर कर लूंगा। जब आप इस माइंडसेट के साथ, इस फोकस के साथ पढ़ोगे, तब आपकी आउटपुट असली में आपको समझ आएगा। अभी क्या होता है, आप पढ़ने बैठते हो, तुरंत आधे घंटे बाद आपको प्यास लग जाती है, फिर आप बोतल लेने उठते हो, बोतल में जब तक पानी भर रहे हो तब तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और फिर पूरा फोकस, पूरा डिस्ट्रैक्शन, सबकी वॉट लग जाती है। ये आपको नहीं करना है। आपको फोकस के साथ एक जगह बैठ के चीजों को मंथन करना है, उसको याद करने की कोशिश करना है, उसको दिमाग में डालना है। तब आप देखोगे कि रियल आउटपुट आ रहा है। फर्दर अब हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। टाइम मैनेजमेंट को सिर्फ एक इक्वेशन से आपको समझाता हूं। मेरे पास इतना सिलेबस, इतनी पढ़ाई करने की बची हुई है, मेरे पास इतना समय बचा हुआ है, अब कैसे मैं इतनी पढ़ाई को इतने समय में बेस्ट पॉसिबल मैनर में कवर कर सकता हूं, इक्वल्स टू टाइम मैनेजमेंट। टाइम लेफ्ट इन डेज, आपको कितने दिन बचे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 30 दिन बचे हैं, 30 दिन बाद आपके पेपर होने वाला है। स्टडी लेफ्ट, पॉइंटर में आपको लिख लेना है कि क्या क्या पढ़ाई करने का बचा हुआ है। बीएनएस का एमसीक्यू बचा है, बीएसए का एमसीक्यू बचा है, लोकल लॉस का, कोर्ट फीस एक्ट का शेड्यूल देखना बचा है। जो भी आपका बचा हुआ है वो सारे पॉइंटर्स यहां पे आ जाएंगे। टाइम लेफ्ट आपको पता चल गया, क्या क्या पढ़ने का बचा हुआ है वो पता चल गया। अब इस पढ़ाई को इस पर्टिकुलर टाइम में कैसे कवर कर लूं जिससे मेरा मैक्सिमम आउटपुट आ जाए, ये इक्वेशन आप समझ गए तो आप आपके टाइम को बहुत ही इजीली मैनेज कर लोगे। प्लस इस बैचिंग की टेक्निक और इस फोकस को आपको यूज करना है तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अच्छा मैनेज होगा। अब हम एनर्जी मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे और जानेंगे कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, जब आप सो के उठते हैं एक प्रॉपर सफिशिएंट नींद के बाद, उस 1 घंटे का पावर और जब आप पूरे थक चुके हो उस 1 घंटे के पावर में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम जिसमें आपके बॉडी की, आपके माइंड की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, उस टाइम को आपको अलग कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है, उस समय वो बहुत ज्यादा फ्रेश फील करता है, तो उसका जो 4 बजे से 8 बजे तक का समय होगा सुबह, वो उसके लिए गोल्डन टाइम होता है। आपको आपके रूटीन के हिसाब से आपका गोल्डन टाइम पता होना चाहिए कि आप उस टाइम को कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहे हो, यह आपको पता होना चाहिए। गोल्डन टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहां पे आप 2x एफिशिएंसी से काम कर सकते हो। तो हर हालत में
आपको वो टाइम में बेस्ट पढ़ाई करना है और बेस्ट आउटपुट लेके आना है। और ऐसा टाइम जहां की आपकी एनर्जी लेवल लो हो चुकी है, आपको दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, तब आप वहां पे आप क्लरिकल नेचर का काम कर सकते हो। नोट्स बनाना, कोई पर्टिकुलर डायग्राम बना लेना, जिसकी मदद आप उस गोल्डन आवर में लोगे और आपके आउटपुट को बढ़ाओगे। आई होप आपको एनर्जी को मैनेज करना भी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्दर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो में अभी तक बने हो और वीडियो को स्टिल लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि YouTube को भी पता चले कि हम बहुत क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं और हर एक चीज आपको बिल्कुल ओपन हार्टेडली बताई जा रही है, जिससे आपकी लाइफ में बेनिफिट होगा। और आपके लिए लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे YouTube को सिग्नल जाए और वो हमारे चैनल को प्रमोट करे। फर्दर अब मॉक टेस्ट से रिलेटेड एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में भी 1 मिनट में जान लीजिए, क्योंकि आई नो इस मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। प्लस अगर आप जो मॉक टेस्ट में रजिस्टर करते हैं तो आपका जो टाइम टेबल है वो ऑटोमेटिकली पूरा सेट हो जाएगा। 11 अगस्त से ये मॉक टेस्ट स्टार्ट होगी। पहला पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको आपको प्रिपेयर करना है, और मोस्ट प्रोबेबली आपको सुबह 8 बजे से रात में 8 बजे तक का टाइम मिलेगा इसे अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद जो भी इसका आंसर रहेगा उसके नोट्स के सेगमेंट में वो PDF आ जाएगा। उसको आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन रीड करके आंसर चेक कर सकते हो। तो अगर टेस्ट देना होगा तो सेम डे आपको टेस्ट देना होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपका 13 तारीख तक का जो पूरा टाइम टेबल है टेस्ट के अकॉर्डिंगली बन जाएगा। और ये टेस्ट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही हम कंडक्ट कर रहे हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फर्दर पूरा टाइम टेबल आपने देख लिया, और ये टेस्ट की फीस भी अभी हमने कम रखा है। जी हाँ, अभी क्योंकि हमने ऑफर निकाला है तो 1499 में ये आपको मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ 1999। तो आप ये देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट है, कोई भी क्वारी है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके उसे पूछ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जो छत्तीसगढ़ में पेपर होता है वो OMR बेस्ड होता है। तो आप चाहे मेरे पास से मॉक टेस्ट सॉल्व करो या किसी भी और इंस्टीट्यूट के पास से मॉक टेस्ट सॉल्व करो, मेरे को व्हाट्सएप करो और ये PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। ऑनलाइन आप आंसर बी ऑप्शन अगर टिक कर रहे हो तो ऑफलाइन भी आपको सर्कल भरने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के 2-3 क्वेश्चन सिर्फ इस चक्कर में गलत हो जाते हैं कि उन्होंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया और ऑप्शन टिक करने की प्रैक्टिस नहीं करके गए थे OMR शीट में। तो आपको ये गलती नहीं करना है। एंड इससे रिलेटेड आई थिंक कोई प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में मॉक टेस्ट के बारे में बताया है, तो वो भी आप देख सकते हो। प्लस इस PDF में आपको आपकी मिस्टेक और सिली मिस्टेक को भी लिखना है। जो भी आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते समय गलती करोगे, वो सारी गलतियों को आपको डॉक्यूमेंट कर लेना है, सो दैट ये गलतियां फ्यूचर में रिपीट ना हो। अब लास्ट में सरप्राइज क्या है उसके बारे में जानते हैं। अभी तक आप वीडियो में अगर बने हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन फील हुआ होगा और आपको लगा होगा कि सर जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल काम की बात करे हैं और उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, तभी आप यहां तक रुके हो, नहीं तो आप अभी तक वीडियो को स्किप कर दिए होते। अब क्योंकि आप यहां तक वीडियो में रुके हो तो आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे साइड से, जहां पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, हर एक सब्जेक्ट की क्या डिमांड है और उसकी कैसे प्रिपरेशन करना है उसके बारे में बताऊंगा। और ये कंटेंट सिर्फ बूस्ट अप इनसाइडर लोगों के लिए ही रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर से मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे फ्री कंटेंट में जाइए और वो स्ट्रेटेजी देख लीजिए। इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल टू ऑल माय सीरियस यूट्यूब स्टूडेंट्स। तो आपको ये काम करना है। फर्दर गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग भी दे देना और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सेकंड पार्ट इस वीडियो का, जहां पे हर एक
सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की है, उसकी पूरी स्लाइड ऑलरेडी रेडी है, यही स्लाइड होने वाली है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें हम यहां नहीं बता सकते वो वहां पे मैंने बताई है, तो डेफिनेटली वॉच इट।